हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बन रहे अति भीषण चक्रवात के बारे में, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जो है वो ECMWF और GFS दोनों इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई दिखा रहे हैं और इस सिस्टम के जो संभावनाएं हैं वो वेरी सीवियर साइक्लोन तक जाती भी नज़र आ रही है। और उस समय जो इसकी इंटेंसिटी है यानी कि जो विंड स्पीड है वो 120 से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये हवाएं चल सकती हैं और भारत के कई राज्यों को इस सिस्टम से खतरा नजर आ रहा है। डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अभी भारतीय मौसम विभाग ने इस सिस्टम को लेकर के कोई जानकारी, कोई ट्रैक और इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि भारतीय मौसम विभाग कोई भी अगर वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनता है तो उसको लेकर के 3 से 4 दिन पहले ही उसका अपडेट जारी करता है। तो तब तक बहुत डिले हो सकता है। किसी भी अगर जो कोस्टल रीजन में रहते हैं तो उनको संभलने का मौका थोड़ा कम रहता है, क्योंकि कितना स्पीड से वो आता है, कितना जल्दी अटैक करता है, वो संभावनाएं आगे भी जारी रहेगी। लेकिन अभी जो संभावना नजर आ रही है वो लगभग 80% तक सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। इस साइक्लोन के बारे में अगर हम डिटेल से बात करें कि अभी जो है वो ECMWF के मुताबिक आप इसे देख पा रहे हैं और पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो GFS इसको लगातार दिखा रहा था, लेकिन अब ECMWF भी इस सिस्टम को दिखा रहा है और काफ़ी इंटेंसिफाई सिस्टम दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम की अगर हम पूरी जर्नी की बात करें तो आप देखेंगे, पीछे चलेंगे थोड़ा, तो ये सिस्टम 7 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे लो प्रेशर के रूप में तब्दील हो जाएगा। अभी ये सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है और 7 से 8 मई के बीच में ये सिस्टम लो प्रेशर की कैटेगरी में रहेगा और उसके बाद में आप 9 मई के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि धीरे धीरे ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा और उसके बाद में 10 मई को आप देखेंगे तो ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा और उस समय ये सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के भागों पे देखा जा सकता है। इसके बाद में आप देखेंगे 11 मई के आसपास ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में शाम तक आ सकता है और इसमें और ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन होने का भी संभावना अभी के मुताबिक नज़र आ रहा है। इस सिस्टम का हम अगर ट्रैक और इंटेंसिटी आगे भारत के किन राज्यों पे ये लैंडफॉल कर सकता है, हमने पिछले काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इससे साइक्लोन को लेकर के, 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं। उसमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को लेकर के हमने काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं व्यक्त करी है, लेकिन अब ये संभावनाएं थोड़ी सटीक होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जो ट्रैक GFS दिखा रहा था उसमें भी बदलाव आया है और ECMWF अपना जो ट्रैक दिखा पा रहा है उसमें भी ये संभावनाएं झलक रही है कि ये भारत के कहीं ना कहीं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के एडजॉइनिंग पार्ट्स में ये लैंडफॉल कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम ECMWF इसको लेकर के क्या संभावनाएं दिखा रहे हैं, उसके बाद में GFS के बारे में बात करेंगे। ECMWF के मुताबिक ये सिस्टम कितना ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन हो सकता है और कहाँ पर इसका लैंडफॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम इस मॉडल से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम लो प्रेशर की कैटेगरी में आ जाएगा और उसके बाद 9 मई के आसपास ये सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वहीं पर थोड़ा आगे अगले 24 घंटे के बाद ये सिस्टम में यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म 10 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में देखा जाएगा। तो वहीं पर 11 मई को ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो 12 मई को ये सिस्टम आप देखेंगे तो ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में नजर आएगा। हालांकि अभी ECMWF इसको 11 मई तक का ही प्रेडिक्शन नजर आ रहा है, तो कल इसका जो इंटेंसिफिकेशन है और बढ़ता हुआ नजर आएगा और यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जाता हुआ नजर आ रहा है अभी के मुताबिक, ECMWF के फोरकास्ट के मुताबिक। लेकिन अगर हम इसके लैंडफॉल की बात करें कि ECMWF अभी तो इसका लैंडफॉल नहीं दिखा रहा है कहीं पर भी, लेकिन इसकी संभावनाएं जो है वो कहाँ पर कितनी नजर आ रही है। तो अगर हम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के एडजॉइनिंग प्लेसेस पे इसके जो लैंडफॉल के जो चांसेस हैं वो 35% तक नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर बांग्लादेश और पूर्वी भारत के आसपास के भागों पे इसका जो लैंडफॉल के चांस है वो भी 35% तक नजर आ रहे हैं। तो म्यांमार के तटों पर इसके जो जाने की संभावना है वो 30% तक है। तो यानी कि उड़ीसा से लेकर के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पूर्वी भारत, इन भागों में सबसे ज़्यादा इस सिस्टम का खतरा अभी के मुताबिक नज़र आ रहा है, क्योंकि जब किसी सिस्टम की 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो सिस्टम आ रहा है तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा तबाही देखने को मिल सकती है।
तो काफ़ी ज़्यादा जान-माल का नुकसान इन क्षेत्रों में हो सकता है अगर ये सिस्टम कहीं पर भी लैंडफॉल करता है इन भागों में, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ज़्यादा नज़र आए हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। तो अभी से ही लोगों को सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है। वो सावधानियाँ अभी से ही बरतना शुरू कर सकते हैं। अगर हम जेपीएस वेदर मॉडल की बात करें तो जेपीएस वेदर मॉडल के मुताबिक ये सिस्टम 7 और 8 मई को लो प्रेशर के रूप में रहेगा और उसके बाद आप देखेंगे 9 मई को ये सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वहीं पर 10 मई को ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा और 11 मई तक ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे 12 मई को ये सिस्टम और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में 12 मई तक आ सकता है। और उसके बाद में आप जीएफएस के मुताबिक यहाँ पे देखेंगे ये सिस्टम जैसे जैसे तटों के पास में बढ़ रहा है तो इसकी इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आ रही है, ये वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में ही लैंडफॉल कर सकता है। और अभी के मुताबिक जीएफएस जो इसका लैंडफॉल रीजन दिखा रहा है आप देख सकते हैं बांग्लादेश और पूर्वी भारत के आसपास के भागों पर इसका लैंडफॉल होता हुआ नजर आ रहा है जीएफएस के मुताबिक। और पहले जीएफएस इसे म्यांमार पे लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी इसका जो ट्रैक है वो थोड़ा उत्तरवर्ती और दिखा रहा है जीपीएस के मुताबिक। अगर हम बात करें मॉइस्चर की तो मॉइस्चर इस सिस्टम को लगातार दोनों छोर से मिलता रहेगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार इस सिस्टम के पक्ष में मॉइस्चर मिलता रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ये जब बड़ा वेदर सिस्टम बना हुआ है और वहीं पर अरब सागर में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो लगातार इस सिस्टम को दोनों छोर से सपोर्ट मिल रहा है, जिसके चलते ये काफ़ी हाई इंटेंसिटी पकड़ सकता है, जो कि अभी वेदर मॉडल इसको दिखा भी रहे हैं। और ये सिस्टम जब सेंट्रल पार्ट में रहेगा तो इसके पास में काफ़ी घना मॉइस्चर आपको दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद जब ये सिस्टम तटों के पास में पहुंच रहा है तो भी कुछ ज़्यादा मॉइस्चर में गिरावट नहीं आ रही है, हल्का मॉइस्चर ज़रूर कम हो रहा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। और जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा उस समय भी ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रह सकता है अभी के मुताबिक। जेफस वेदर मॉडल के मुताबिक अगर हम इस सिस्टम के ट्रैक की बात करें तो ये सिस्टम क्योंकि पहले जेफस के मुताबिक म्यांमार के तटों पर लैंडफॉल कर रहा था, लेकिन अभी इसके ट्रैक में बदलाव किया गया है और ताज़ा ट्रैक के मुताबिक अगर हम इस सिस्टम को देखेंगे तो ये सिस्टम बांग्लादेश और पूर्वी भारत को हिट करता हुआ जेफस के मुताबिक नजर आ रहा है। और ये लैंडफॉल के समय वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी यानी कि इस सिस्टम पकड़ सकता है और इससे भी हाई कैटेगरी में ये सिस्टम जाने की संभावना जेफस दिखा रहा है, लेकिन वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये सिस्टम जरूर जा सकता है। और अगर हम इस सिस्टम के इक्वली ट्रैक की बात करें कि कहाँ पर ये सिस्टम कितनी प्रतिशत संभावना इसकी नज़र आ रही है, तो अगर हम उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल के इलाके हैं यहाँ पर इसकी लैंडफॉल के जो चांसेस हैं वो जेफस के मुताबिक 30% तक नज़र आ रहे हैं। तो वहीं पर बांग्लादेश और पूर्वी भारत के एडजॉइनिंग प्लेसेस पर इसके जो लैंडफॉल की चांसेस हैं वो 40% तक नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर म्यांमार की तटों की तरफ इसके जब जाने के चांसेस हैं वो 30% तक नजर आ रहे हैं। तो यानी कि जो उड़ीसा के भागों से लेकर के म्यांमार के तटों तक इसके जो लैंडफॉल के चांसेस हैं वो अभी के मुताबिक बने हुए हैं, लेकिन ये सिस्टम कहाँ जाएगा, कितनी इंटेंसिटी में रहेगा, वो चीज़ें अगले 2-3 दिनों के दौरान और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो उस समय हम आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन अभी जो चांसेस हैं वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। और जो यानी कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और पूर्वी भारत के लोगों को अभी से ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड सिस्टम जो कि चक्रवात के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे भारी तबाही मचा सकता है, क्योंकि किसी भी एरियाज़ में जब 150 किलोमीटर की गति से कोई हवाएं चलती है तो वहाँ पर तबाही के सिवा और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जान-माल का नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको लगातार पल-पल की अपडेट इस साइक्लोन को लेकर के देते रहेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।